बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आज हम लोग ये मौलिक अधिकार दृश्य 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को मौलिक अधिकार ये दृश्य 1 ये जो पढ़ाया, तो बच्चों आप लोग ये पढ़ने से पहले उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात चल रही है। तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है और ये भाग 3 में वर्णित है। इसका अनुच्छेद जो है 12 से 35 है। और मौलिक अधिकार ये जो है कितने तरह के हैं? कुल 6 तरह के हैं। तो पहला कौन सा है? क्षमता समानता का अधिकार। पिछले क्लास में हमने ये आपको समझाया कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। ये 6 प्रकार के हैं मौलिक अधिकार में। पहला समता समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा संस्कृत तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। ये छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बच्चों, इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 है और जो भाग 3 में वर्णित है और यह है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात जो है ये अमेरिका से ली गई है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मौलिक अधिकार का दृश्य 2 देखेंगे। चूंकि पिछली कक्षा में हम लोग मौलिक अधिकार का दृश्य 1 पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये प्रश्न ये बनता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा 12 से 35। मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 होगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया है। ये मूल अधिकार कितने होते हैं? मूल अधिकार 6 होते हैं। पहला कौन सा? समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद क्या? 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 है। अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। तो बच्चों, आओ इसे आगे देखते हैं। मूल अधिकार की बात चल रही है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार की संख्या 6 है। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है, जबकि भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार आज हम लोग दृश्य 2 के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उसमें हम लोग देखेंगे 2 पढ़ चुके हैं, तीसरे की बात होगी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो हमारा ये मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्योंकि दृश्य 1 में हम लोग ये समता समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये मूल अधिकार के रूप में तीसरा पढ़ेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 तथा 24 में वर्णित है। अब अनुच्छेद 23 में देखते हैं क्या बच्चों? अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। आए देखिए, अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अब यहां आपको समझना होगा ये मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध मतलब क्या है कि मानव का खरीद फरोख्त को रोका जाए। यह एक अपराध है जो दंडनीय है। वैसे आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के हित में काम लिया जा सकता है जो दंडनीय नहीं होगा, लेकिन मानव का खरीद फरोख्त, दुर्व्यापार, बलात् श्रम, मेहनत कराए, पैसा न दे, यह सब जो होता है अपराध के अंतर्गत आता है और दंडनीय होता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसको हम शोषण कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं, अब देखिए अनुच्छेद
ये 24 की बात कर रहे हैं बच्चों। 24 में क्या, बालकों के नियोजन का ये प्रतिषेध है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों के नियोजन का ये प्रतिषेध है। मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने में न लगाया जा, न उनको ऐसे किसी काम में नियोजित किया जा। ये किस अनुच्छेद में है? 24 में है। और कौन सा मूलाधिकार है? ये तीसरा मूलाधिकार है। उसका नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 24 की बात है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, जो 14 वर्ष से कम आय के बालकों का ये कारखानों में नियोजन न किया जाए। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे, मूल अधिकार हमारा 4 होगा। जो मूल अधिकार हमारा 4 है, आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद की बात है। तो चौथा हमारा जो मूल अधिकार, पहला हमने आपको मूल अधिकार क्या बताया? समता समानता। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 25 की बात करते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसका क्या मतलब? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और जिस धर्म को मान सकते हैं उसका प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, अनुच्छेद 25 में वर्णित है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में वर्णित है। बच्चों हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 का, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जाहिर सी बात है, आप कोई धर्म मानेंगे तो उस धार्मिक कार्यों के ये लिए प्रबंध करेंगे, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 26 में वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 27। बच्चों ये 27 अनुच्छेद में क्या, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आपने मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लिया है, या विदेश से पैसा आ रहा है बहुत सा ये मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए, तो उस पे नो टैक्सेशन यानी कोई कर नहीं लगेगा ये सरकार द्वारा। तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद ये 27 में वर्णित है। अब आगे बात करेंगे, अनुच्छेद हमारा 28 होगा।
अनुच्छेद 28 में क्या है बच्चों? ये राज्य विधि से पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 में वर्णित है। राज्य विधि पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये मौलिक अधिकार के रूप में जो 5वां है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 5वां में संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अभी हमारा जो अनुच्छेद है वो 29 और 23 है। इसमें अल्पसंख्यक की बात होगी। अल्पसंख्यक में कितने हैं? 6 हैं। ये सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं। देखिए, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-23 में है। प्रावधान अल्पसंख्यक के रूप में भारतीय संविधान में 6 है। सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत कितने लोग आते हैं? ये 6 आते हैं। मुस्लिम लोग आते हैं, सिख लोग आते हैं, ईसाई लोग आते हैं, जैन लोग आते हैं, बौद्ध लोग आते हैं और पारसी लोग आते हैं। तो अब इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, जरा उसको देखा जाए। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों तथा संरक्षण की बात है। ये अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान। ये जितना मैंने आपको 6 बताया अल्पसंख्यक, उनके हितों का संरक्षण ये सरकार का कर्तव्य है। ये संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार के अंतर्गत सरकार का ये उत्तरदायित्व है। सरकार को यह अधिकार है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करे। अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में बात कर लेते हैं बच्चों। अब संरक्षण होगा उनका, तो इसके बाद जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, मतलब सरकार अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देगी। शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देगी। सरकार अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं में अनुदान देगी। अनुच्छेद 30 में वर्णित है। आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकार के रूप में जो आखिरी है वो है सेक्स, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। इसे ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा।
स्टूडेंट, संविधान की आत्मा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसके तहत ये 5 प्रकार की रीट दायर की जाती है। अब वो 5 प्रकार के रीट में कौन कौन सा है बात कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण बात करते हैं। ये दूसरे रीट का तो परमा देश है। बात करते हैं ये तीसरे का तो बच्चों प्रतिषेध लेख है। बात करते हैं 4 का उत्प्रेषण है। बात करते हैं 5 का वो स्टूडेंट या अधिकार परीक्षा लेख है। अधिकार परीक्षा लेख है। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करें, वर्तमान में हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट, मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 में। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार का वर्णन है। पहला समता समानता, अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 और 24 अनुच्छेद में है। जबकि चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। जबकि ये 5वां जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी प्रावधान जो अनुच्छेद 29-30 में है। ये 6ठा जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में वर्णित, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। स्टूडेंट, इस प्रकार इस के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। मान लो कोई बंदी है, किसी को बंद कर दिया गया, तो यदि वह बंदी का कारण जानना चाहता है तो फिर उसको न्यायालय जाना पड़ेगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा मतलब जो रीट होगी, अब ये मालूम करने के लिए कि उसे बंदी बनाए जाने का कारण क्या है, तो न्यायालय द्वारा जो अधिकारी बंदी बनाया रहता है उसे सूचित किया जाता है निश्चित समय में निश्चित स्थान पर उपस्थित होवे और बंदी बनाने के कारण की विवेचना करें। अब स्टूडेंट, बात दूसरी करते हैं परमादेश जो रीट है संवैधानिक उपचार के अंतर्गत। परमादेश, ये परमादेश में क्या होता है, जैसे हम बात करें ये कोई अधिकारी उसको करना है कुछ और कर रहा है कुछ, मतलब वो अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया जाता है तो उसको आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख मतलब क्या होता है, जैसे ये मतलब बड़े न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को ये प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है कि यह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर का, आपके एरिया से बाहर का काम है, आप इसे न रोके हमारे पास भेजें। तो इस प्रकार ये चौथा उत्प्रेषण है। जैसे लंबित मुकदमे हैं, बहुत लंबित मुकदमे हैं, उन लंबित मुकदमों को ये जो है बड़े न्यायालय को भेजा जाए। जैसे हाई कोर्ट कहता है अन्य न्यायालयों से कि जो लंबित मुकदमे हैं वे हमारे पास भेजे जिसका जल्दी से निपटारा हो सके, जिसे हम उत्प्रेषण कहते हैं। बात है अधिकार परीक्षा लेख का। तो अधिकार परीक्षा लेख में ये होता है कि कोई अधिकारी उसको, जैसे कोई अधिकारी है उसको करना है कुछ और कर रहा है कुछ, जो उसकी हैसियत है उससे उस हैसियत से काम न करके किसी दूसरे के हैसियत से काम करता है तो उस कंडीशन में उसके अधिकार उससे पूछा जाता है कि आपके अधिकार क्या है या आप ये काम किस अधिकार के तहत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहा जो अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ये संविधान की आत्मा कहा। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ये 5 प्रकार की रीट
दायर की जा सकती है। जो उसमें पहला रीट हमने आपको बताया वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा रीट परमादेश है, तीसरा रीट प्रतिषेध लेख है और चौथा रीट उत्प्रेषण है और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख है। अब देखिए संशोधन की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन। पहले तो संशोधन जो शब्द है अनुच्छेद 368 में यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बच्चा और बच्चे सभी लोग ध्यान से देखो, ये है पॉलिटिक्स, राजनीति जो विषय है। हम लोग इसका पूरा का पूरा डिटेल वर्णन करेंगे और डिटेल सीखेंगे सिखाएंगे। तो बच्चों ये मौलिक अधिकारों में संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में। ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करेगा? अब इसको देखा जाए। अब स्टूडेंट 368 जो है मौलिक अधिकारों का संशोधन है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मूल अधिकारों के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ये संसद मूल अधिकारों में संशोधन करेगी, आवश्यकता पड़ने पर। इसके पहले यह था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं होते हैं। इसके पहले यह था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं होते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले से यह तय हुआ कि मूल अधिकार में संशोधन तो होता है, लेकिन संसद के द्वारा, वो भी कब? जब आवश्यकता पड़ेगा तब। तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन करेगा कब? जब आवश्यकता होगा तब। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 के मामले के अनुसार। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत देखेंगे। 24वां संविधान संशोधन 1971। देखिए बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है? मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन ये 1971 में, इसके अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। मूल अधिकार से संबंधित है, संशोधन इसमें किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो बच्चों हमारा अभी जो बताया हमने आपको, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, दूसरा 24वां संविधान संशोधन, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के तहत ये संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। कब? सब संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तब। तो स्टूडेंट दूसरी बात यह है कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ये मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। बात हम करते हैं ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ये केशवानंद ये मामला केरल का रहा। केशवानंद भारती बनाम राज्यवाद ये 1973। तो बच्चों इसमें क्या है? ये संशोधन
संशोधन को विधिक मान्यता दी गई, संशोधन को वैधानिक मान्यता दी गई या विधिक मान्यता दी गई, विधिक मान्यता। यानी अब संशोधन जो है यह वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो संशोधन को मूल अधिकार में संशोधन को ये स्टूडेंट संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में संशोधन को वैधानिक मान्यता किस वाद के तहत दी गई? केशवानंद भारतीय बनाम राज्यवाद 1973 जो केरल का मामला था, और इसमें मूल अधिकार में संशोधन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सबसे इम्पोर्टेंट यही है वाद राजवाद केरल का 1973 का, केशवानंद भारतीय बनाम राज्यवाद 1973 का मामला। इसमें ये प्रश्न कई बार बच्चों पूछता है कि ये मूल अधिकार में संशोधन को वैधानिक मान्यता किस वाद के तहत दी गई? तो यह हमारा उत्तर होगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 जो केरल का मामला था। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये अगला संशोधन के रूप में मौलिक अधिकार के बारे में। ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 46वां 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या, संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत यह तय हुआ इस संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में संशोधन को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत। अब स्टूडेंट हम लोग संशोधन के अंतर्गत देखेंगे ये 5वां मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला। बच्चों इस मामले में क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मामला था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ये न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। मतलब संसद जो ये संशोधन करेगा वो सही है कि गलत है, उसकी देखरेख ये न्यायालय द्वारा होगा। चूंकि संविधान का संरक्षक ये सर्वोच्च न्यायालय है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 संशोधन तो होता रहेगा, लेकिन किसकी देखरेख में? सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में। ये बात मिनर्वा मिल्स बनाम ये भारत संघ 1980, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले के तहत ये संशोधन का काम जो होगा वो होता रहेगा, लेकिन किसकी देखरेख में होगा? एससी यानी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में होगा। तो स्टूडेंट अब मौलिक अधिकार आज हमारा खत्म हो चुका। आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिका से लिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 है। तो इस प्रकार कितने मौलिक अधिकार हैं? ये 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला कौन सा है? समता समानता का अधिकार है। दूसरा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, और तीसरा ये स्टूडेंट तीसरा जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और चौथा ये शोषण के माफ कीजिएगा, पहला जो है समता समानता का अधिकार है, ये 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, और तीसरा जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता है, ये माफ कीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये 23-24 है। इसके बाद
ये हमारा जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। हमारा पांचवा जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29-30 है। जबकि बात करते हैं मूल अधिकार 6 की, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत जिसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान की आत्मा कहा, और जिसके तहत 6 प्रकार की रीट दायर कर सकते हैं। ये पहली जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा जो है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, और चौथा ये उत्प्रेषण है, और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख है। तो स्टूडेंट अब अगले लेसन में अगले दिन मिलते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।